सुनिए एक बात, जो आज सपने में है वो कल हकीकत भी होगा। जो आज सपने में है वो कल हकीकत भी होगा। अगर करोगे तुम मेहनत, अगर करोगे मेहनत तो आज जो औकात में नहीं वो कल पॉकेट में होगा, वो कल पॉकेट में होगा। तो आप सभी मेहनत करिए। और जैसे कि आज मैंने एक गाना सुना, आप सभी को सुनाता हूँ। तुम्हें पढ़ना भी होगा, तुम्हें लड़ना भी होगा, तुम्हें पढ़ना भी होगा, तुम्हें लड़ना भी होगा, तुम्हें सहना भी होगा, तुम्हें जागना भी होगा, सुबह शाम अकेले में पढ़ाई करेगा, हर लड़का जो तैयारी करेगा, हर लड़का जो तैयारी करेगा। तो मैं राहुल जैक आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं फिर प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न लेकर आ गया हूं। एक प्रश्न है √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। तो आइए सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 1.3 का। ये सभी बच्चों का, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसका परिचय वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसका ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी हमने बनाकर प्लेलिस्ट डाल दिया है। आप सभी प्लेलिस्ट जाकर एक बार चेक कीजिए। चैनल पर जाइएगा तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, आप सभी जाकर देखिएगा। तो ये √5 एक अपरिमेय संख्या हम लोगों का क्या करना है, सिद्ध करना, यही ना। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आपके लिए हमेशा बोर्ड मॉडल है। तो आइए सिद्ध करते हैं। आप सभी जानबे करते हैं, हॉल गणित का विद्यार्थी है। क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि माना कि √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना। अब क्या सिद्ध कर हम लोग मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग उसके विपरीत मान लेते हैं। इसलिए जो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या कहता है, परिमेय संख्या का मतलब है कि P/Q के रूप में लिखा जाएगा और उसका Q 0 नहीं होगा। इसका मतलब कि P/Q बराबर √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं। जहाँ ये चीज़ एक बार लिख देते हैं हम, आप सभी याद करिएगा। जहाँ Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, तथा P और P एवं Q एक सहअभाज्य संख्या। बस यहीं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए बबुआ। सहअभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब क्या है, सहअभाज्य संख्या क्या है, ये सारी बातें परिचय वीडियो में हो गई है। आप सभी जाकर एक बार चेक कीजिएगा। अभाज्य संख्या है, यहाँ पे ऐसे बता देते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड में केवल एक शामिल हो, एक के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। जैसे में 9, 13, 7 इसके गुणनखंड में कोई शामिल नहीं होता है, केवल एक शामिल होता है। तो √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है मतलब कि धनात्मक ऋणात्मक कोई भी संख्या है, और Q नॉट इक्वल टू 0, ये तो शर्त है किसका, परिमेय संख्या का, कि Q कभी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, और PQ एक सहअभाज्य संख्या है, ये हम मानते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो Q इधर आ सकता है, Q भागा में इधर आएगा तो गुणा में Q √5 बराबर P हो जाएगा, नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब दोनों तरफ ध्यान से देखिएगा। ये याद करने वाला है, कितना लड़का तो सब रट जाता है ये वाला, जब देते हैं टेस्ट में तो सब बना देता है। दोनों तरफ वर्ग करने पर आप सभी भी इसको क्या कीजिए, तो दोनों तरफ Q √5 इधर भी वर्ग होगा और P इधर भी वर्ग होगा कि नहीं होगा। तो अब √5 जो है, रूट अपना स्क्वायर से कटा लगेगा कि नहीं, यानी कि Q² बराबर √² से खत्म, तो केवल बचा कितना, 5 ना, अब बराबर P²। अब यहाँ पे एक आ गया, हम परिचय वीडियो में बात किए हैं कि ऐसा जब स्थिति आता है तो 5 इसका मतलब है कि P² को क्या करता है, विभाजित करता है। P² के गुणनखंड में है। अब मान लीजिए कि अगर हम 20 लिखते हैं, 20 के अगर 4 × 5 लिखेंगे, 20 का अगर 4 × 5 लिखेंगे, इसका मतलब है, अगर 4 को अगर 2 का स्क्वायर भी लगा देते हैं, इसका मतलब है कि 5 जो है 20 को काट रहा है, तभी तो उसे गुणनखंड में शामिल है। 5 2 इसको गुणा में लिखे हैं ना, 5 2। अब ये संख्या है तब गुणा लगाएं, जब संख्या नहीं रहता है, चौर रहता है, ABCD रहता है, तो वैसे ही लगा दी जाता है। मान लो C है तो 5C, तो यहाँ पे Q है तो 5Q, ऐसे लगाया गया है कि नहीं लगाया गया, इसका मतलब गुणनखंड में शामिल है, यही ना। तो ये परिमेय है 1.3। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि लिखेंगे यहाँ 5 जो है, 5 क्या करता है, P² को लिख के बताते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या लिखे हम कि चूंकि यहाँ 5 P² को विभाजित करता है। 5 किसको विभाजित करता है, 5 इसको विभाजित कर रहा है, तभी तो गुणनखंड में शामिल है। यहाँ पे 5 P² को विभाजित करता है, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। ये परिमेय किससे लिया गया है, तो परिमेय 1.3 आप लोगों में है शायद, 1.3 से ये लिख सकते हैं, वरना लिखना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए 5 P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसको समीकरण बना के रखते हैं, इसको समीकरण क्या बना देते हैं, 2।
ठीक है, समीकरण कितना भी बनाया जा सकता है। एक समीकरण इसको बना लिए और एक समीकरण उसको बना लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको घेर देते हैं। देखिए अब क्या लिखेंगे, अब एक P जो है Q है ना, एक P अब की बार करना क्या होता है पहले ये बताइए। हम लोग को ज़्यादा चीज़ करना नहीं होता, सिद्ध कैसे करना है, हम लोग को बस दिखा देना है कि P और Q स्वाभाविक संख्या माने हैं, इसके गुणनखंड में एक शामिल है, ये उल्टा दिखा देना है, एक के अलावा दूसरा दिखा देना है। हम एगो दिखा दिए हैं यहाँ पे, देखिए 5 P के विभाजित करता है, इसका मतलब कि 5 क्रम शामिल है। Q में अगर दिखा दे कि 5 शामिल है तो हमारी मान्यता गलत हो जाएगा, तो गलती माने है, ये तो एक माने थे 5 कैसे आ गया। बस यही काम करना होता है। तो P वाला एक बार इधर किए हैं P अकेले, ऐसा काम अब की बार करें कि Q अकेले हो जाए, Q स्क्वायर। तो P की जगह पे कुछ रखते हैं, तो यहाँ पे अब क्या माने, P बराबर कुछ माना, जब P 5 को विभाजित कर रहा है तो 5 इसका मतलब गुणनखंड में है P ना, तो P बराबर 5 एगो K कुछ गुणनखंड में होगा, 1 हो सकता है 2 हो सकता है, तो 5K या 5 कुछ भी मान सकते हैं, 5K माना। अब क्या रखेंगे कि P का मान समीकरण 1 में क्या कर देंगे, रख देंगे, रखने पर कोई दिक्कत नहीं। तो P का मान 5K उठा के कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे। तो आइए तो रख देते हैं, तो यहाँ पे जगह थोड़ी है, वहाँ पे लिखेंगे तो Q स्क्वायर बराबर क्या था, Q स्क्वायर इंटू 5 ना हो, Q स्क्वायर 5Q स्क्वायर, इसको लिखेगा 5Q स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, सीधा है। इसको Q स्क्वायर 5 को 5Q स्क्वायर लिखा जा सकता है। 5Q स्क्वायर बराबर P की जगह पे क्या रखते हैं 5K, स्क्वायर है तो स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिए। अब आइए हल कर लेते हैं, तो 5Q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर। अब देखिए तो Q स्क्वायर बराबर 5 इधर किधर में गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में, Q स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर बाटा में 5 हो गया। अब 5 से कटाया जा सकता, 5 5 25, यानी Q स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर। अब देखिए बउआ थोड़ा सा ध्यान दिए, हे जब P स्क्वायर अकेले रहे है नु, अब की बार Q स्क्वायर अकेले लिया देने कि ना लिया देने, यही ना काम करना था। और तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर वही बात कि चूँकि यहाँ लिख दिए, अब Q अकेले हो गया ना, इसका मतलब कि Q के गुणनखंड में 5 शामिल है, ये गुणा में है, और कुछ K स्क्वायर है, K के जगह पे कुछ मान है, यानी कि Q के गुणनखंड में शामिल है। इसका मतलब कि विभाजित करता है, इसको काट रहा है तभी तो शामिल है, अभी 20 16 बताया वही है। तो यहाँ 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। इसको एक समीकरण बना लिया जाए, समीकरण 2 को बना लिए हैं तो समीकरण 3 बना लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तो खत्म हो गया, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 में कहे हैं कि P में 5 है, P 5 को काटता है, समीकरण 3 में कह दिए कि 5 Q को भी काटता है। इसका मतलब क्या होता है, हम इस निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं, लिखिएगा इसके नीचे, अब ज़्यादा इसके नीचे लिखने पढ़ने वाला जरूरत नहीं है, हो गया सिद्ध। कहेंगे कि समीकरण 2 और 3 से हमें पता चलता है कि 5 P और Q दोनों को विभाजित करता है, यानी दोनों के अभाज्य गुणनखंडन में शामिल है, जो कि हमारी मान्यता के गलत है। हम यहाँ पे लिखे थे P और Q एक अभाज्य संख्या है, यानी अर्थ ना, अर्थात यहाँ मस है, यहाँ पे पहली वाला में आप जोड़ सकते हैं, अर्थात HCF बराबर 1 है, वो तो समझिए रहा है, 100 अभाज्य संख्या अगर बोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यानी कि समीकरण 2 और 3 से हमें पता चलता है कि 5 P और Q दोनों के अभाज्य गुणनखंडनों में शामिल है, और तो हमारी मान्यता गलत है, इसलिए नीचे लिखेंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक ये सिद्ध हुआ, ठीक है। आप इसके आधार पर क्या बनाइएगा, √3 बनाइएगा और √2 बनाइएगा। √3 करना होगा तो कुछ नहीं करना है, कहाँ खाली क्या कर देना है, √3 कर देना है, जहाँ जहाँ किए हैं √3, देखिए √3 का काम हो जाएगा, तितरी के यहाँ पे 3 हो जाएगा, अब यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, √3 देखिए √3 कर रहे हैं वही काम। अब √3 का यहाँ पे भी हो जाएगा, 3 के हो जाएगा, 3 के, अब यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 बटा में ये सब 3 हो जाएगा, सब तीन तितरी के 9, 3 से 3 बार में तितरी के 9, फिर सब 3, देखिए तो अब फिर हो गया 3 सिद्ध हो गया, √3 सिद्ध हो गया। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, √3 सिद्ध हो गया, वही काम कर देना है, सब टोटल वही रहेगा। तो √3 एक P बटा Q, जहाँ P और Q गुणांक है और अभाज्य संख्या है P और Q 100 अभाज्य संख्या, अर्थात HCF इसका 1 है। इसको क्या कर देना है, यहाँ पे √5 नहीं है, √3 है,
√3Q, √3 को Q करने पर 3 क्या आ रहा है, अतः 3P को विभाजित करता है। और यहाँ पर वही काम करने लेना है, P का मतलब 3K मान लेना है, इसलिए 3Q को भी विभाजित करता है। फिर वही बात लिखेंगे कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें पता चलता है कि 3 क्या है, 3P और Q दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में शामिल है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप सभी एक और करके देख लीजिएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है और √7 एक अपरिमेय संख्या है। आप सभी इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।